शाज़िया अकरम प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद कादिर। नाज़रीन, इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास बिजली की पैदावार के लिए ईंधन का सिर्फ 4 दिन का जखीरा बाकी रह गया है और ऐसी सूरत में बिजली के संगीन बहरान का खतरा हो सकता है। गर्मी में वैसे ही लोड शेडिंग हमारे कारोबार को बर्बाद करती है और सर्दियों में ये काम गैस की कमी पूरा करती है। अगर गैस के साथ साथ अब बिजली का बहरान भी संगीन हो जाता है, बिजली की कमी भी मजीद बढ़ गई, तो क्या यहाँ पर अंधेरों का राज होगा? क्योंकि लोग तो वैसे ही लकड़ियां जलाकर पुराने दौर में वापस चले जा रहे हैं। ये असल मामला है कि आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का सवाल है कि हमारे हुक्मरानों के लिए आप क्या समझते हैं कि मईशियत जो है कि क्या ये बुनियादी तरजीह है या नहीं? इस पर आप अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS कीजिए। इसके अलावा और बहुत आम खबरें। सबसे पहले आज काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाज़िया, आगाज़ में बात करेंगे। कल समी साहब ने भी बात की थी कि जो डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, मगर ख़ास तौर पे जो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है वो ये कि हमारी जो स्टैंड बाई फैसिलिटी हमने ली थी IMF से, उसकी अदायगियों में 20% इजाफा हो गया है। और मैं आज ये भी अर्ज़ करूँगा कि जब हमने ये लोन लिया था तब डॉलर कितने का था, आज कितने का है और ये क्यों गिर रहा है और ये क्या हमारी मिस मैनेजमेंट है, इस पर बात करेंगे। फिर दूसरी भी मईशत से जुड़ी हुई खबर है। हम सुन रहे थे कि ट्रेड लिबरलाइजेशन इंडिया के साथ होगी। इस पर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बातें की, मगर आज ख़ास तौर पर हमने देखा गुज़श्ता रोज़ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग की और जिसमें उन्होंने कुछ बातें की, जिसमें एक बात यह है कि वो 12,000 रुपये पर एकड़ जो है वो सब्सिडी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया जितनी बिजली सस्ती दे रहा है अपने उनको और जिस तरह सब्सिडी दे रहा है, हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इंडिया से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने केले का जिक्र किया और मैं भी जाती तौर पर जानता हूँ कि वो यहाँ के केले से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये वो कह रहे हैं मफरूज़ा गलत है कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कंज्यूमर को सस्ती मिलेंगी, लेकिन उन्होंने बड़ा ब्लैक एंड वाइट में कहा कि अगर हमें सब्सिडीज़ नहीं दी जाती मज़ीद तो हम इंडिया की जो भी प्रोडक्ट्स हैं या प्रोड्यूस है उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कहाँ तक दुरुस्त है या गलत, इस पर बात करेंगे। फिर तीसरी भी आज खबर मईशत से जुड़ी है। SECP ने बताया है कि पहले जो FBR का फिगर था वो कहते थे कि हमारा इनफॉर्मल इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी, काला धन जो है वो 30% है मईशत का, मगर वो कह रहे हैं जनाब ये आने पार हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि अगर ब्लैक नहीं तो जो ग्रे इकॉनमी है समी साहब वो इसके बराबर होगी। और फिर उसमें जो ख़ास तौर पे उन्होंने बात शाजिया की वो ये कि ना सिर्फ ये टैक्स इवेडर्स हैं लेकिन जो कारपोरेट सेक्टर है वो भी 2-2 खाते मेंटेन करते हैं, टैक्स नहीं देते। फिर पिछले दिनों में खुद FBR ने माना था कि 3.8 मिलियन लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। अब हम उनसे ले सकते हैं, नादरा में वो हैं, रजिस्टर्ड हैं, और फिर उनके बिजली के बिल जो उनके अखराजात हैं। तो ये क्या मामला है? और आखिर में एक अच्छी खबर कभी कभी कहा आती है खबर, हॉकी हमने जीता आज क्वार्टर फाइनल। आज हम इसकी बात तो करेंगे, मगर समी साहब मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा कि हॉकी भी हमारी जो अज़मत रफ्ता है उसकी निशानियों में से एक निशानी है। इस पर क्या गुजर गई और क्यों गुजर गई, और आज जो मैंने खेल देखा तो याद ताज़ा हो गई। वो हमारा जो अपना स्टाइल था हॉकी का जिसे हमने अबंडन कर दिया, और कुछ वेस्ट ने भी यही किया हमारे साथ कि इसको फुटबॉल टाइप पैक डिफेंस बना के तो हमसे हमारा एडवांटेज छीन लिया था। हम वापस आ सकते हैं, चाहे ऊपर जितनी भी एक खेल बर्बादी का हो रहा है उसके नीचे एक टैलेंट जरूर मौजूद है अगर हम इसे टैप कर लें। सही शाजिया, आपने जो आज बड़ी खबर बताई वो तवानाई के बहरान के हवाले से बड़ी और बुरी खबर थी। तो मैं जो खबर मेरे पास है वो ये है कि अगले 2-3 दिनों में सदर पाकिस्तान ईरान जाने वाले हैं और ख़बरें ये आ रही हैं वहाँ से कि बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। वो जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंसिंग के लिए किसी मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। और इसके अलावा कुछ प्रपोजल्स दिए हैं पाकिस्तान ने ईरान को, जिसमें एक जो प्रपोज़ल ये है कि 1000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को चाहिए ईरान से, और उसके लिए भी कुछ फंडिंग का जो मामला है उस पर बात होगी। सही। दूसरी जो खबर मैंने सेलेक्ट की है वो ये है कि पंजाब के गवर्नर और सिंध के गवर्नर ये इतलात हैं कि वो अब अपने ओहदों से सबकदोश होने वाले हैं। बज़ाहिर इशरतुल अबाद साहब तो अपनी बीमारी की वजह से, खोसा साहब के बारे में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाबात में जो अज़ीमुल शान कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी वजह से भट्टू साहब को रिप्लेस दी जाएगी, कहीं भट्टू साहब को तो नहीं दी जा रही। अच्छा, फिर इसके अलावा शाजिया जो खबर मैंने चुनी है वो ये है कि हम हमेशा हेल्थ का जिक्र करते हैं। अब जो कुछ ज़ायदुल मियाद अद्वियात जो मार्केट में बिक रही हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी वो दवाएं हैं जो कैंसर के मर्ज के लिए इस्तेमाल, जी हाँ, इंजेक्शंस, कुछ इंजेक्शंस, कुछ दूसरी चीज़ें
वो आपको मार्केट में मिल रही हैं जो कि ज़ायदुल मियाद हैं और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन्हें चेक इन करने का, बिल्कुल उनको रोकने के लिए। फिर शाजिया हम हमेशा जो फॉलिंग स्ट्रक्चर है हमारा उसकी भी बात करते हैं। आज एक पुल का ज़रूर जिक्र करेंगे जो मुल्तान रोड, लाहौर मुल्तान रोड पर वाक़ है, GT रोड पर है, और उसको तामीर किए हुए तो कई दिहाइयाँ गुजर गईं। अब वो ख़तरनाक हालत में है और हुकाम शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन वो पुल टूटे, कुछ उसमें ख़राबी हो, कुछ हालात फिर आप हरकत में आए, कोई कार्रवाई हो। और फिर एक खबर और चर्चा करेंगे इसका कि ये कहा गया था कि अब हज का कोटा नहीं होगा, लेकिन कुछ इतलात ऐसी हैं कि हमारे बाज़ पार्लियामेंटेरियन ने उसको फिर इस्तेमाल किया और उसमें खुर्शीद शाह साहब भी बहुत बड़ा हिस्सा है उनका उन कोटों में। ये भी खबरें हैं कि उसमें पैसे लोगों से ज़्यादा वसूल किए गए और जो सर्विसेज थी वो कम दी गई। इस पर आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त वज़ारत पानी और बिजली जो है ये मुश्किलात से दो चार है, मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि बिजली की पैदावार का जो ईंधन है वो हमारे पास सिर्फ 4 दिन का रह गया। ऐसी सूरत हाल समीर साहब हमेशा जो सामने आई है वो अदम अदायगियों का मसला जो है वो हमेशा रहता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिजली का बहरान होता है। विशियस सर्कल है ये अदम अदायगियों का और उससे हम नहीं निकल सके। अभी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो 18,000 टन ये प्रोवाइड करते हैं इनको थर्मल पावर के लिए, जिसमें कंपनीज को वो गैस चलती है जिससे फर्नेस ऑयल से वो सारा काम होता है। अब उसकी जो सप्लाई है वो 45,000 से सिर्फ 4,500 रह गई, 4500 टन रह गई। 18,000 टन से उसकी सप्लाई कम हो गई और इनके पास अब अगले वो रह गया सिर्फ 4 दिन का ईंधन रह गया, क्योंकि पैसे दे नहीं रहे तो जो PSO ने जो है वो सप्लाई नहीं होगी, उससे क्या होगा, लोड शेडिंग में वैसे ऑलरेडी इजाफा हो गया है। अब ये जो सूरत हाल है इससे मजीद 4 दिन में बढ़ने का इम्कान है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि नरगिस सेठी साहबा गालबन आज या कल पहुंचने वाली हैं अमेरिका से, वो गई हुई थी वहां पर, और वो अगर अब देखें ना, ये सिस्टम है कि अगर एक बंदा मुल्क से बाहर है तो पीछे काम ही रुक गया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई दुकान चलाई जा रही है या जैसे वो अगर तशरीफ ले भी आए तो जिस तरह से काम माशाल्लाह चल रहा है हम देख ही रहे हैं। समी साहब, मैं तो पार्डन मी इफ आई साउंड रिपेटिटिव, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो हमारे जो बिजली और पानी के वजीर हैं, पहले दिन जनाब ने आके हमें बताया था कि बहुत बड़ी करप्शन है इसमें। हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं मिला। मुझे बार बार ये अपने सवाल पूछना पड़ता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे बिजली बनाना मकसद नहीं है, ये इदारा बिजली बनाने के लिए नहीं चल रहे, क्या पैसे बनाने, ये माल बनाने के लिए चल रहे हैं। तो उधर से जनाब वो फर्नेस ऑयल आ रहा है, उसमें पता नहीं कुछ क्या, और फिर जाते जाते याद होगा आपको मंटर ने क्या कहा था, ये वो बदनसीब लोग हैं कि जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनकी इस्तेदाद से इनकी जरूरत से ज्यादा है, मगर नहीं कर सकते। क्या वजह है? क्या कोई शफाफ तरीके से कौम को बताएगा क्या मुआहदे हैं, कौन कितना इसमें से ले रहा है, किसका कितना स्टेक है, कितना क्या है डेमोक्रेसी और क्या होती है? एक शेडी सा काम चलता है ना, हमें बताते हैं ऊपर ऊपर बैठ के बजट बनाया, इधर निकल के इधर निकले, और क्या हुआ कि एक मुल्क जिसमें इस्तेदाद कार मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद। और मैं आज अपनी जितनी स्टोरीज करूंगा, आपके IMF के कर्जे कहां जा रहे हैं, आपकी जो कंपेटिटिवनेस मार्केट में थी इस बिजली की कीमत की वजह से, आपके पूरे रीजन के जो मुल्क हैं वो आपको मात दे रहे हैं, आपकी मैशियत यहां खड़ी है। मगर क्या बात यह है कि जब आप अपनी नाक से आगे नहीं देखते, सिर्फ आप ये देखते हैं, कुछ अकाउंट नंबर देखते हैं, फिर देखते हैं किधर हैं, कहाँ चले जाना है, कहाँ रिहाइश होगी, किस दुनिया के कैपिटल में जाके हम रिहाइश इख्तियार करेंगे। तो बात यह है कि ये एक और, वरना इसमें क्या है तो अब अच्छा एक और बता, अभी आज प्रोग्राम किया, कल खबर चलेगी, फिर कहीं से कट्ठा कुट्ठा करके ले आएंगे। कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी तो एक जो मिजरेबल एग्जिस्टेंस है, ये चलती रहेगी। इसका मतलब इन्हें मसले की जड़ का तो पता है ना भाई। मसले की जड़ का किस को नहीं पता? अगर फेडरल मिनिस्टर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फरमाते हैं कि हुजूर यहाँ तो करप्शन, हमें बता, हमें नहीं पता कौन कर रहा है, आपने फरमाया हमें इतला, और आप बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, हम आपकी हर बात पे यकीन करते हैं, तो या ये कह दें कि उस दिन आपको कोई गलतफहमी हो गई थी, या हमें बता दें ये कौन कर रहा है। अच्छा, ये तो इन्होंने बड़ा सही पॉइंट आउट किया। एक तो करप्शन है इसकी वजह,
फिर मिसमैनेजमेंट भी एक इसकी वजह है। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ इन्वेस्टमेंट होनी थी वो नहीं हुई। ये जो बहरान है अभी तो चले इस वजह से आ रहा है कि फर्नेस ऑयल आप थर्मल जो है वो अच्छा, सर्दियों में आपकी जो हाइड्रो पावर है ना वो भी कम हो जाती है, इसलिए कि डैम्स जो बनाए गए हैं वो तो पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए गए थे जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें से सप्लाई कम कर दी जाती है क्योंकि पीछे से पानी कम आ रहा होता है, तो उससे वो बिजली अलहदा कम होगी। अब आपने फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी कर दी है तो आगे चलकर क्या होगा, ये बहुत शदीद बहरान आएगा इसका बिजली का, जिससे फिर आपकी फसलें मुतासर होंगी क्योंकि बहुत सारे ट्यूबवेल जो हैं वो भी बिजली से चलते हैं और वो फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसका एक और जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा ख़ास तौर पर वो कुछ अभी 1-2 माह से लोड शेडिंग के औकात कुछ बेहतर हो गए। जी हाँ, कमी थी तो काफी अब जो हम इलेक्शन के नज़दीक आते जा रहे हैं तो वो जो एक हुक्मरान शायद ये बेनिफिट ले सकते थे कि मिजरी लोगों को भूल गई हो क्योंकि मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन ये लोड शेडिंग ज़्यादा होगी ना तो मेरा ख्याल है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका और लोगों को वो सारी जो गर्मियों की तलखियां हैं वो भी दोबारा याद आएंगी। फिर तो कोशिश की जाएगी ऑब्वियसली कि नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों को ना जाए, लेकिन जो काजी साहब ने कहा ना बिल्कुल वैसे ही होगी कि कुछ पैसे आप उधर से पकड़ें कुछ उधर से पकड़ें, क्योंकि आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट करेंगे, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके उसको फिर पैसे दे के आगे चलाएंगे कुछ थोड़ा सा, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, आर्जी सा अरेंजमेंट होगा, ये एक आर्जी सा अरेंजमेंट होगा लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है और उसकी जानिब हमें कोई ऐसी मनसूबाबंदी भी नजर नहीं आ रही जो हम समझें कि अगले कोई एक तवीलुल मुद्दत कोई मंसूबा हो या कोई एक फौरी तौर पर तो यही है कि पैसे पूरा कर दें। वैसे जैसे मैंने जिक्र किया कि अब जरदारी साहब जाने वाले हैं, मैं इस खबर को भी जोड़ देता हूँ इसी के साथ, ईरान जाने वाले हैं और वहाँ पर वो एक तो वो जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उसकी जो फाइनेंसिंग है तकरीबन $1.5 बिलियन का ये टोटल प्रोजेक्ट है, तो $50 करोड़ जो हैं वो उसकी फाइनेंसिंग के लिए वो ईरान हमें दे रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन प्रिपरेशन मुकम्मल है और इम्कान है कि इस पर दस्तखत हो जाएंगे। इसके अलावा एक जो और 3-4 इश्यूज जो उठाएंगे सदर साहब ईरानियन हुकाम के साथ वो भी इसी से रिलेटेड हैं। एक तो पावर प्रोजेक्ट है, 1000 मेगावाट के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वो जिक्र करेंगे, पार्शल फंडिंग जो है वो वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। फिर ईरान तुफ्तान और कोयटा का जो रेलवे ट्रैक है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी वो एक होगा। असल जो एक वो मामला और उठाए जाने का इम्कान है कि जो एक बड़ी एक खबर भी है काजी साहब कि जब टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के लिए $5.1 बिलियन की प्लेजेस की गई थी, लेकिन हमें अब तक उसमें से मिला कितना है, सिर्फ $1.3 बिलियन। और ये जो फिस्कल जो हमारे साथ जो प्लेजेस थी ये अगले साल कर्जा था या ये नहीं, ये प्लेजेस थी क्योंकि उन्होंने देना था पाकिस्तान को, जो कर्जे की सूरत में देंगे ना सर, बहुत ये सॉफ्ट लोन होता है और बहुत सारा पैसा 2.5% पे है हमारा IMF के साथ हमारे गले में आया हुआ है। जो मैं इसमें जो एक और बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईरान ने हमारे साथ कोई तकरीबन $300 मिलियन की प्लेजेस की थी। अच्छा। लेकिन हमें उसमें से कोई पैसा नहीं मिला अभी तक तो उन प्लेजेस में से। तो वो ये जो प्लेजेस हैं हमारी उसके हवाले से भी इस बात का इम्कान है कि वो उसको उठाया जाएगा उस मामले को कि हमें जो वो प्लेजेस हैं वो पूरी की जाएं। तो अब देखते हैं कि ये जो हम जिक्र कर रहे हैं इशू इकोनॉमी का, ये जो दौरा है उसमें क्या वो ट्रांसमिशन जो है लाइन। बस मैं इतना अर्ज कर दूं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें इन प्लेजेस की ना इन पैसों की। जितना एक्सटेंट ऑफ ब्लैक मनी आप कहते हैं, इनके इंडिविजुअल आप असासे तो निकाल के देखें, इनके बैंकों में पैसे तो अब क्या है, उधर से हम टोक्यो से पैसे मांग रहे हैं, जमीन पे वो पैसे कहीं किसी शक्ल में नजर नहीं आ रहे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या कोई एक शोबा हो जो मैं आपसे पूछूं सिवाय आज हॉकी के शोबे को छोड़ के कि हम कहेंगे जी ये बड़ा एक ना परफॉर्म कर रहा है बड़े खुश आइन तरीके से बड़ा, तो बात ये नहीं है। बात यह है कि नंबर 1 एक तो मिसमैनेजमेंट है, दूसरी करप्शन है, जैसे कल रिपोर्ट भी आई थी। मैं वैसे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई डोंट नो कि वो खुद कितनी ट्रांसपेरेंट है, उनके अपने एजेंडाज होते हैं, मगर हम ये भी माने गिलानी साहब थे वो तो अरबाब इख्तियार के साथ बड़े लंचेस वंचेस करते थे, लेकिन ये कि ये अब वो शायद वो हेम ऑफ द अफेयर्स नहीं रहे, कुछ आई एम नॉट श्योर, कुछ बता रहा था। लेकिन बात यह है कि समी साहब हम इससे इनकार कर सकते हैं कि यहाँ पहला और आखिरी एजेंडा करप्शन बन चुका है, बदनवानी बन चुका है, ठीक है। और अब वो उसको इतना आप सब ड्रैग करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस तरह कर, तो मेरे ख्याल में ये नहीं है सोल्यूशन टोक्यो वाले पैसे, इनसे पैसे निकलवा लें। मैं कहता हूं मैं अभी फिगर दूंगा आपको कि जो SCCP ने फिगर दी है, सरकारी हमारे इदारे मुल्क के इदारे हैं कि जी आप
तकरीबन 2,500 अरब रुपया इकट्ठा करने की बात कर FBR तो 5,000 हो सकता है, मैं कहता हूँ 10,000 भी हो सकते हैं, आप टैक्स ले सकते हैं। मगर हुजूर ये जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, इनके पेट नहीं भरते, ठीक है, बाहर से फिर हम लोन लेंगे। अभी और कहानी हो रही है जिसे मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि कर्ज वापस करने के लिए हम अब लोन ले रहे हैं। ये हम फरवरी में रिक्वेस्ट करेंगे IMF से कि जी हमें आपका कर्जा वापस करना है, वो खाता खोलेंगे, अगला कर्जा देंगे, लिखेंगे, कुछ बीच में से रकम हमारी जो डेट सर्विसिंग की रख लेंगे और हम वहां बैठे रहेंगे। अच्छा, ये जो मैं एक इनकी बात का रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, आपने ये जो कहा ना कि ये तकरीबन जो $5 बिलियन का हमें जो प्लेजेस थी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। भाई ये उनकी हमारे साथ प्लेजेस हैं, तो उन्होंने अपनी प्लेजेस पूरी नहीं की। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नंबर 1 स्टेट भी रहा, पाकिस्तान में और भी बड़ी डेवस्टेशन आई, तो पूरी दुनिया ने ये तकरीबन 30 ममालिक की प्लेजेस थी। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि उन प्लेजेस को पूरा नहीं किया गया, और हमारे यहाँ हम अपने ज्यादा इंटरनल जो डोमेस्टिक जो मामलात हैं उसमें इतने ज्यादा उलझे रहे हैं, हमारी हुकूमत इतनी उलझी रही है कि हमने वो जो दुनिया की हमारे साथ कौन से इंटरनल मामलात कौन से थे जिसमें हम उलझे रहे हैं? मनी मेकिंग में उलझे रहे हैं, इनके असासे थे, एक वज़ीर आज़म बनाया, उसका एक घर नहीं था, अब 7 हो गए जाते जाते। भाई वो इंटरनल मैटर कौन से थे? कौन सा इंटरनल मैटर जिसमें ये उलझे रहे हैं और इन्होंने सॉल्व कर लिया है? चले 5 इसकी बात कर लें, पिछले मुशर्रफ साहब की बात कर लें, वो कौन से इंटरनल मैटर थे? बात यह है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इनका हिस्टोरिकल फरीजा जो होता है रूलिंग क्लास का, वो अदा करना चाहिए। और फिर जब आप डैम बनाने की बात करें, कोई इंटरनल इश्यूज नहीं थे। हमारी 10 सालों में $25 बिलियन की जो है टोटल बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, और हमने $70-80 बिलियन जो है वो वॉर ऑन टेरर पे खर्च कर दिया। इंटरनल मसला तो यह था कि इसको टेकअप करती हमारी लीडरशिप। अच्छा, क्या हमारे ये इस तरह से बयान कर सकता हूं कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। एक तो लोगों ने हमारे साथ अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, फिर कुछ हुक्मरान भी करप्शन में थे, और बाकी जो इदारों की आपस की अंदर की लड़ाई है ना, उसने भी कुछ उन्होंने पूरी की। एक ही लड़ाई थी समी साहब, कौन आपको पता है कौन सी लड़ाई? एक कॉल लेने दें मुझे, मिसेस सज्जाद है लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बात करनी थी कि बेचारे कादी साहब दोनों भाई मेरे लाड़ लाड़ के हुकूमत पे ना नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं हुकूमत के लिए परेशान ना हो भाई। ये हमारे 64-65 साल के अवाम के अमाल का नतीजा है। गवर्नमेंट, ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत का कसूर नहीं है, सरदारी साहब को तब हुकूमत मिली है ना। दूसरा, ये डैम बनने से वाकई जागीरदारों का पटरा गोल होता है, वो फकीर होते हैं, तो जागीरदार तो कभी नहीं अपने और वडेरे देंगे। हम लोग जगह जगह फिर के आए हैं, देखा है वडेरे और जागीरदार हमेशा काबज रहे हैं। आप अवाम को ये बताएं, खबरों में ये भी शामिल किया करें, कौन कौन सा जागीरदार कहाँ कहाँ काबज है। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, बिजली ना बनेगी ना आएगी, अवाम इसी तरह रुल के क़यामत तक। पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया ना, तो ये लोग कहते हैं अल्लाह ही चलाएगा, बस 3 वक्त की रोटी खाएं, जानवरों की तरह रोटी खाएं, सोएं, बच्चे पैदा करें, शादियां करें, 3 काम है इस अवाम के। बहुत शुक्रिया आपका, बात बिल्कुल ठीक है। बिजली का बहरान तब तक हल नहीं हो सकता जब तक आप डैम बनाने में सीरियस नहीं। मुझे ब्रेक लेंगे, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिजली के बहरान की हम बात करें, कैसा कॉलर का ये कहना था कि यहाँ पर जागीरदारानी निजाम जो है वो नहीं बनने देता डैम। बात की, मगर मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बात ये है कि हम जो है एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी करके इस सरकार को देते हैं, GST की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में। इनकम टैक्स तो बहुत थोड़े लोग देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कटे जाते हैं, और जो सैलरीड क्लास देती है, और हम इन्हें ये पैसे देते हैं इस मुल्क को मैनेज करने के लिए, फार्म हाउसेज बनाने के लिए नहीं देते। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये इनका तारीखी और ये भी हम नहीं कहते। मैंने एक साहब से बात की, मैंने कहा ये कौन सा ऐड था रूलिंग क्लास का जिसमें उसने मौज मेला नहीं किया? मगर कुछ हजूर के फरीजे भी हैं कि हजूर यहाँ पे बिजली चलती रहे, यहाँ पे आटे और इंसान की जेब में एक रिश्ता कायम रहे। कौन सा हमने आपसे मांग लिया कि हमें परिस्तान ला दें? हम ये कहते हैं कि एक बुरी भली आफियत भरी जिंदगी हमें दे दें, तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी आईनी जिम्मेदारी है, उनकी शिकों का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, एंड वी पे टू देम फॉर दिस इन फॉर्म्स ऑफ सैलरीज, उनको पर्क्स, उनके इस्तेकाक, ये अवाम पे करती है, और फिर हमारा पूछना हक है उनसे। अच्छा, मैं उनका जो दूसरा हिस्सा था कॉल का, उसमें उन्होंने डैम्स का जिक्र किया, जी वही ना, और उन्होंने कहा कि ये जागीरदार और वो जो बनने नहीं देते। अच्छा, कौन नहीं बनने दे रहा, ये तो एक और इशू है, लेकिन ये उनकी बात सही है। कालाबाग डैम कोई इम्कान नहीं है बनने का। दियामर भाषा डैम
जिस पर हम पूरा डिपेंड कर रहे हैं कि जी 4500 मेगावाट बिजली भी बनेगी और वाटर रिजर्वायर भी होगा, उसके लिए फंडिंग कोई नहीं आ रही। एक हमारा प्रोजेक्ट था ये नीलम रिवर पर, नीलम झेलम, उसके लिए जो चाइना ने फंडिंग देनी थी वो फंडिंग से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो प्रोजेक्ट जहां पर है वहीं पे रहेगा और उसके लिए अब आगे पैसे। तो ये बात एक बड़ा अलार्मिंग है कि अगर ये डैम्स नहीं बनेंगे तो हाइड्रो पावर जो सस्ता तरीका है बिजली का वो भी नहीं मिलेगा, वाटर रिजर्वायर भी नहीं हमारे पास बनेंगे और हमारा वाटर कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये जाके हमें अगले 2-4 साल में सबसे बड़ा ये मसला होगा। और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये वाटर बम होगा, जिस तरह कहते हैं ना दहशतगर्दी का बम फट रहा है, एटम बम है, ये जो पानी का मामला है ये बम की तरह फटेगा और पूरे पाकिस्तान, उस वक्त हमें समझ आएगी और फिर ये हुक्मरान भागेंगे। जैसे अभी ये फर्नेस ऑयल के पैसे नहीं है तो वो उधर से पकड़े उधर से पकड़े, लेकिन मामला हल नहीं होगा। दिस इज द टाइम के लोग के हुक्मरान इस पर सोचें और अवाम जो है, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, बेसिकली ये वो इश्यूज हैं जो पार्टी अगर इन चीजों का सोल्यूशन पेश करती है तो ये अपनी तरजीहात में एक पार्टी बता दें ऐसी जो इनका सोल्यूशन पेश करती है, हम दस्तबस्ता अवाम से आज गुजारिश करते हैं उसे वोट दे दें। अभी देखें ना, अब मैनिफेस्टो बन रहे हैं पार्टियों के, नून लीग का मैनिफेस्टो भी मैनिफेस्टो बने हुए हैं ऑलरेडी, अभी इस इलेक्शन वो भी देख लेते हैं, मैनिफेस्टो है वो आएंगे हो या 10 इलेक्शन हो चुके हैं भाई। समी साहब बन भी जाएं, बाद में आप सिर्फ इलेक्शन वोट लेने के लिए आप सब कुछ कह दें, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, बाद में नहीं करेगा, फिर कौन जिम्मेदार? लेकिन अभी ये ट्रांसलेट हुआ है ना, देखिए अभी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें नजर नहीं ऐसा बहुत सोच थी हुक्मरानों की कि जी वो पार्टी मिल जाए वो पार्टी मिल जाए, लेकिन क्या हुआ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसमें तो ये चीज राना जाहिद इकबाल साहब जिनको सुना गया कि पीपल्स पार्टी में लिफ्ट नहीं करवाई जाती थी, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे खड़े हुए, वाहिद सीट पीपल्स पार्टी ने वो लूज की है, बाकी ये सीटें मुस्लिम लीग की पहले ही मौजूद थी। स्टेटस को इतनी मैं बात आपको मानता हूं कि नंबर ऑफ वोट्स पीपल्स पार्टी को कम पड़े हैं, वरना कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी पार्टी उसकी जगह पे नहीं आ। देखें मेरी बात, नंबर ऑफ वोट्स दोनों राइट विंग पार्टीज हैं, अपना एंकर शो किया है, एंकर शो हो गया, आपने देख लिया, छुट्टी होगी, घरों को जाएं आप। बात यह है कि ये दो दफा मुस्लिम लीग नून पावर में रह चुकी है, 2-3 दफा ये रह चुके हैं, फिर आ जाएंगे भाई। ना इनके एजेंडों में कोई फर्क है, ना इनके मंशूरों में कोई फर्क है, गुफ्तगू में फर्क है। आप बुरे हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं आप बुरे हैं, हम कम बुरे हैं, आप, ये कहानी है। देख लेते हैं पार्टीज के मैनिफेस्टो आने दें, अभी बन रहे हैं, चलें जरा आगे चलें। मैं आप करेंगे नहीं आप प्लीज। ये जो राइजिंग डॉलर है इस पे, इसकी कई वजूहत जाहिर है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके प्रॉब्लम्स हैं, बिजली की प्रॉब्लम है। बिजली का मसला ये है कि अगर बिजली नहीं मिल रही तो फिर हम चीज़ें पैदा नहीं कर रहे, जो पैदा कर रहे हैं उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि उसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। फिर इसके सारे प्रेशर, साथ ही हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है IMF की, तो चुनाचे हम इस वक्त कोई हम 97 रुपये और कुछ 60 पैसे पे पहुंचे हुए हैं। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है शाजिया कि जब हमने 2008 में ये लोन लिया था 7 अरब और 7.10 बिलियन डॉलर का, तो डॉलर 79 रुपीज़ का था। आज जो है ये 97 रुपये 60 पैसे का डॉलर है और इसमें 20% तक हमारी अदायगियों में इजाफा हो चुका है। और पिछले 8-10 सालों में जो ये जो हम टोटल जो डेप्रिसिएशन हुई है वो 5% के करीब हुई है। और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि जब मैशत एफिशिएंटली नहीं चलती, जब वो एफिशिएंटली नहीं चलती तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी एक्सपोर्ट और जो अदायगियों का तवाज़न है वो अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। और फिर ये फ्लोटिंग, ये फ्री मार्केट इकॉनमी है, इसमें जब आप इस तरह परफॉर्म करेंगे तो आपका रूपी गिरता चला जाएगा, और गिरेगा तो उससे क्या होगा? आवाम के हवाले से उसमें रन अवे इन्फ्लेशन आ जाएगी, चीज़ों की कीमतें। मैं अभी खुद कभी जाके देखता हूँ, कभी शॉपिंग करने जाएं समी साहब, तो 1-2 हफ्तों में वो फर्क पड़ जाता है। आम नॉर्मल जगहों पे अगर जाएं तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने की हैं। और फिर ये डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग ऐसी फिगर्स कोट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये हम किस तरफ जाएंगे। और फिर इसमें सबसे अलार्मिंग बात ये है कि राब्ता हो चुका है IMF से, और अब ये कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय उनसे कर्जा लिया जाए। और ये कर्जा लिया जाए, उनको इससे ज्यादा क्या नाअहली होगी कि कर्जा लेके फिर हम कर्जा उतारें। तो ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं कि ये बेसिकली जो स्टैंड बाई, ये जो अभी जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, ये प्योरली स्पेकुलेशन की बुनियाद पर है। और इस स्पेकुलेशन का आगाज़ कब हुआ? अभी जब हमारा डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ था स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलने के लिए, तो IMF की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो एडिक्वेट नहीं है, वो इतना मुनासिब उनमें वो अमाउंट नहीं है कि वो अपनी पेमेंट्स कर सके। तो जिसकी वजह से ये एक स्पेकुलेशन की बुनियाद पर ये मामला करेंसी का बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जो हमारा टोटल स्टैंड बाई प्रोग्राम था ना लोन का, वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर का था, लेकिन तकरीबन 8 बिलियन हमने 7 पॉइंट कुछ लिया था, तो बाकी जो वो
IMF ने रोक दिया था, उसमें से 2.5 बिलियन हम वापस कर चुके हैं और इस साल में 1.7 बिलियन हमने वापस करना है और ये टोटल अमाउंट जो बाकी 6 बिलियन की है ये बाई 2017 तक हमने उनको वापस करनी है। लेकिन अब सवाल जो है ना सबसे बड़ा, आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मैं इस इंटरनल फैक्टर नहीं है हमारे। मैं ये करना चाहता हूं कि जो इंटरनल फैक्टर्स आपने बताए वो अपनी जगह मौजूद हैं। हमारी इकोनॉमी की बड़ी बुरी सूरत हाल है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती, लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है ये वो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल तो चली आ रही है, ये ट्रिगर हुई है IMF के उस स्टेटमेंट के बाद। अब पूरी दुनिया में हुकूमतें ये करती हैं जब स्पेकुलेशन की बुनियाद पर कीमतें बढ़ें तो उसके ऊपर उनके पास सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब देखना यह है कि जो चैलेंज इस वक्त हुकूमत के पास है कि वो किस तरीके से ये जो स्पेकुलेशन है इसको कैसे एंड। मेरा एक सवाल आपसे, देखिए बायर जो है उसको तो हम रोक नहीं सकते, वो जो बायर हो रहा है वो उसने रोका था मलेशिया के मात्र डी पैक कर दी थी करेंसी, या तो इतनी जरूरत हो आप में कि मार्केट के सामने खड़े हो। मैं यही अर्ज कर रहा हूं अंदर का फैक्टर जो है आपका कि बिजली ठीक दें, सस्ती दें, आप उसके रोजगार पैदा हो, भाई जो अंदर का फैक्टर है वो अल्लाह के हवाले, बाहर वाला तो है ही, उसका हम क्या गिला करें भाई। अल्लाह के हवाले नहीं है, मैं जो एक और फैक्टर था मैं सिर्फ उसकी निशानदेही कर रहा हूं। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी साहब आपकी खबर है पत्तों की में जो खस्ता हाल ब्रिज है। शाजिया ये ब्रिज है और इसको खबर को लिया इसलिए है कि ये क्योंकि GT रोड से वाबस्ता है और इस पर हैवी ट्रैफिक गुजरती है। ये गालबन 1985 में ये ब्रिज बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद ना इसकी वो थोड़ी बहुत कायसा मुरम्मत तो होती रहती है, लेकिन जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता है और ये ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, मेन रोड है, बहुत सारी ट्रैफिक गुजरती है। तो ये क्या हमारे यहाँ एक ये है कि अरबाब इख्तियार इंतज़ार करते हैं कि जब वाक़या हो जाएगा फिर उसके बाद आएंगे, रोएंगे, मरने वालों के लिए चंद लाख रुपए का ऐलान करेंगे। तो ये जो ब्रिज है ये खासा खस्ता हालत है ये ब्रिज, और इसकी जो ज़रूरत है इस बात की कि फौरी तौर पर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाए और जो खतरा लाक है उससे जान। हमने कुछ अर्से पहले एक स्टोरी की थी कि पंजाब में तकरीबन ऐसे 40-50 ब्रिजेज हैं समी साहब, जहाँ पे जो चूंकि अनसेफ है अब उनको नदियों को पार करना और लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो ये एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, और फिर ये भी प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत पुराना बना हुआ है। 1985 में 1995 में बना है, 100 साल ब्रिज चलते हैं। तो ये एक तो ये हमारी जो ठेकेदारी की ठेकेदाराना जमहूरियत की कल हमने बात की थी, आज ठेकेदाराना मैशत की बड़ी अच्छी बात है। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में बना रहे हैं तो एक नजर थोड़ी सी वहां पे भी डाल दें, वो ब्रिज को भी नया बना लें। में इन चीजों को लाने का मकसद ये है कि हाईलाइट किया जाए और अरबाब इख्तियार की तवज्जो जो है। अच्छा, एक और मसला, ये तो एक ब्रिज का मसला है, लेकिन एक और मसला हमारे उकाड़ा के नुमाइंदे कामरान सिकंदर साहब बता रहे थे, अगर वो लाइन पर हैं तो उन्हें ले लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। बल्दिया उकाड़ा में एक बेचारा चौकीदार है, 20 महीने से कायद साहब उसकी तनख्वाह नहीं मिली और उसको अब वो जब जाके काम ले रहे हैं पूरा आता है, काम करता है, वापस चला जाता है। मोहम्मद अकबर उसका नाम है। वो बेचारा कहाँ से इस उम्मीद पे कि शायद वो ये समझ रहा है कि कमेटी डल गई है, पैसे इकट्ठे हो रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो क्लर्क बाबू से ये बताते हैं कि अगर तुम पिछली तनख्वाह से तौबा कर लो और ये मत मांगो तो हम आपको अगली तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं। अगर कामरान है तो कामरान, क्या वजह है इस चौकीदार को 20 महीने से सैलरी नहीं मिली और क्या कहते हैं इसके ऑफिस वाले, इसके दफ्तर वाले? जी शाजिया, ये ना मोहम्मद अकबर 25/2/2009 को सेवरमैन भर्ती हुआ था, गाजियाबाद वाटर वर्कर्स पर ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहा है अभी भी। इसको 14/5/2010 तक बकायदा तनख्वाह मिलती रही है। उसके बाद 21/3/2011 से लेके आज तक इसको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। इस मोहम्मद अकबर का ये कहना है कि मैंने उकाड़ा अपना TMO से लेके सदर पाकिस्तान तक एप्लीकेशनें दी है, लेकिन मेरी कोई भी किसी ने सुनवाई नहीं की। ये बार बार DCO के पास भी गया है, लेकिन इसका कोई नहीं अपना कोई भी नहीं इसकी बात सुन रहा। अब मोहम्मद अकबर ने बताया कि जो अपना TMA के क्लर्क हजरात है वो कहते हैं कि पिछली जो तनख्वाहें है ना उसको माफ कर दो, जो 28 माह की तनख्वाहें है उसको खत्म कर दो, और इस जो नए सिरे से हम लोग आपकी तनख्वाह जो है स्टार्ट कर देते हैं। और ये बंदा नहायत ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी वहां पे रोजाना सर अंजाम दे रहा है।
उसके यहाँ कोई भी अगर ये टीएमए से बहुत फारग हो शुक्रिया चुका है। कामरान आपका। ये है जुल्म की इंतहा के 20 महीने से बेचारा वो काम कर रहा है और इस उम्मीद पर कि शायद उसे अगले महीने तनख्वाह मिल जाए, लेकिन कह रहे हैं कि पहली तनख्वाह भूल जाओ, अगली तुम्हें दे दें। पहली तनख्वाहों से तौबा कर लो तो फिर अगली तनख्वाहें तुम्हें मिल जाएंगी। अच्छा, ये मैं एक स्टोरी, ये एक कल मीटिंग हुई थी जो इंडिया के साथ ट्रेड है, इस पर बड़ी लहदे हुई और ये अभी बहुत से डिसीजन जो हैं इस पर डिले भी किए जा रहे हैं। अब ये जो कोई एक ट्रेडर्स बॉडी है ये कह रहे हैं जी कि 12,000 पर एकड़ हमें आप अगर सब्सिडी देंगे तो फिर हम इंडिया से जो है मुकाबला कर सकेंगे, या फिर आप करेंगे ये जो इनपुट की प्राइसेस हैं लाइक फर्टिलाइज़र है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, या और उनको इंडिया के आप लेवल पे ले आएँ, वरना हम इनके साथ किसी तरह का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये शाजिया और बहुत सी उन्होंने बातें बताई हैं। इंडिया जो है कोई इन एक्सेस ऑफ 1100 अरब रुपए की सब्सिडी देता है, मगर मैं जो इस बात को खबर को अपनी पहली खबर से जोड़ता हूँ, अगर हम स्टैंड बाई फैसिलिटी की तरफ दोबारा मुड़ के जाते हैं और उनको कहते हैं कि जनाब हमें थोड़े से पैसे दे दें तो ताकि हम आपका कर्जा अदा कर सकें, क्योंकि हमने बड़े एफिशिएंटली आपका कर्जा इस्तेमाल किया था, तो वो हमें कर्जा शायद दे भी दे अमेरिका को, लेकिन साथ में वो शराइत देंगे कि जो सब्सिडीज ऑलरेडी कुछ बुरी भली रह गई हैं वो भी वो हटवा देंगे, क्योंकि असल लड़ाई सब्सिडी की। जब वो रिफॉर्म कहते हैं ना तो रिफॉर्म लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है, मगर जब उसको हम तर्जमा करते हैं तो रिफॉर्म का मतलब है बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, सब यूटिलिटीज महंगी करो। तो कुजा कि ये हमें 12,000 एकड़ वो दें, हमें अगला कर्जा लेने के लिए जो छोटी मोटी सब्सिडी अगर मौजूद भी है वो भी विदड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये एक मैं जल्दी। अच्छा, इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि वो लोन फैसिलिटी की तरफ दोबारा जाएंगे, ये डेफिनेटली एक ऑप्शन गौर कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है, जो मैंने देखा है उसमें एक तो ये कि ये जो 3G लाइसेंसेज हैं उसको बेचना चाहते हैं, उससे पैसे मिलेंगे। फिर इसके अलावा जो हमारे ड्यू है पीटीसीएल से जो ड्यूज हमारे प्राइवेटाइजेशन जो इत्तसालात ने देने हैं वो इनको मिलने की तवक्को, और इसके अलावा बहुत ज्यादा ये डिपेंड कर रहे हैं फॉरेन रेमिटेंसेस पे। तो ये अगर हमारे पास पैसे आ जाए, और इसके साथ एक और बड़ी जो पेमेंट रुकी हुई है वो है कोलिशन सपोर्ट फंड की, अगर वो भी डॉलर हमें मिल जाए तो फिर ये जो रुपए पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है ना वो कम होगा, और स्पेकुलेशन की बुनियाद पर जो कीमतों में इजाफा हो रहा है ना उसको वो बात ये है कि ये 3G वाला मामला हम कब से सुन रहे हैं, ये नहीं आया मटेरियलाइज, वो भी पैसे नहीं दे रहे। नहीं, ये बात सही है कि उससे पहले एक टैक्स लगाने की कोशिश की इन्होंने, इस पे मोबाइल जो थी उसमें 47 बिलियन का खेल था, वो भी सारा उसमें डॉलर में है, टैक्स हम नहीं ले रहे। तो आई डोंट नो 4 साल 5 साल तो गुजर गए, 3 माह हुकूमत के रह गया, अब शायद अगले आने वाले लेंगे, शायद बहरहाल कोई ना कोई तो लेगा, नहीं तो अदरवाइज तो बड़ा ये डेवस्टेटिंग। एक बड़ी अहम खबर थी हज स्कैंडल, एक और सामने आने वाला वो ये है काई साहब के ये खबरें थी कि हज का कोटा खत्म कर दिया गया, अब कोई कोटे पर हज नहीं जाएगा, सब उसी तरह जाएंगे। लेकिन अभी ये जो हज हुई है इस पे ये बात सामने आई है कि एक तो हमारे जो वफाकी वजीर हज खुर्शीद शाह साहब हैं उन्होंने भी कोटा लिया और बहुत बड़ी तादाद में लिया, कुछ दूसरे और पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी इसमें इस्तेमाल किया, कशमाला तारिक साहबा का भी इसमें नाम है कि उन्होंने भी कोटा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक और जो इसमें बात सामने आई वो ये है कि गालबन 4 लाख से ज़्यादा की रकम वसूल की गई है जो गए कोटे पर इन लोगों के साथ हज पे, और जो एक्चुअल जो कॉस्ट थी जी पर पर्सन एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो गालबन 2-2.25 लाख के नज़दीक आ रही थी। एक तो पैसे ज़्यादा वसूल किए गए, और दूसरा ये हुआ कि वहाँ पर जब गए हैं ये लोग इस कोटे पर तो उनको वो सहूलियात नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। अगर देखिए, अगर नसरीन साहबा हमारे साथ लाइन पर है, नसरीन और नदीम अगर हमारे साथ हैं लाइन पर, तो पहले नदीम है लाइन पे। जी नदीम, बताइएगा क्या हुआ, कोई नया स्कैंडल सामने आने वाला है, कितने कितने पैसे वसूल किए गए? जी, ये हज कोटा तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन वजारत मजहबी अमूर ने अरकान पार्लियामेंट को हज कोटा देना बंद नहीं किया। उन्होंने ऐसा है कि MNA कशमाला तारिक जो है गुज़श्ता 6 साल से सरकारी हज पॉलिसी के तहत हाजियों को लेकर जा रही हैं। मालूम हुआ कि इस साल कशमाला तारिक ने मुख्तलिफ लोगों से तकरीबन 4,30,000 रुपए वसूल किए, और जो हज पे उनका असल खर्चा है जो वजारत हज को जमा करवाए गए वो थे 2,33,975 रुपए, और वजारत हज ने 39,000 मजीद वापस भी किए। इस तरह उनका जो खर्चा आया हज पे वो आया था 1,96,025 रुपए, लेकिन उन्होंने वसूल जो है वो 4 लाख किया और वापस नहीं किए गए। इस तरह उन्होंने जो है ना ये अच्छा नदीम, ये बताइए कि इसमें ये तो एक रुकने पार्लियामेंट का हो गया ना, खुर्शीद शाह साहब के हवाले से ये बात आ रही है कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा पता चला कि वो 300 बंदे जो है वो हज पर लेके गए थे। इस तरह कोटा खत्म हो गया, लेकिन MNA और पार्लियामेंटेरियंस को बंदरबांट जारी है।
हमारी एक मुतासरा खातून है कराची की, नसरीन हुसैन, तो उन्होंने हमें इस बारे में मुख्तलिफ तफसीलात बताई थी। जी नसरीन साहबा अगर हैं लाइन पे तो आपका नसरीन से हमारा राब्ता हुआ, लाइन पे है जी नसरीन, आप बताइए इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम साहब ने और दूसरे आपके जो रैप हैं उनके तवज्जुह से अभी जो खबर सामने आई, मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगी। गो कि मैं इस सिटिंग गवर्नमेंट की जो ये पार्टी का जो गवर्नेंस कल्चर है, मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ। उसके बावजूद ये बददियानती होगी कि अगर उन्होंने एक अच्छा काम किया तो ना बताया जाए। इस दफा जो हज के इंतजामात थे वो बेहतरीन इंतजामात थे। ये और बात है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम उसके बेनिफिशरी नहीं थे। ये एक पार्लियामेंटेरियन का, एक इंडिविजुअल का एक्ट था जो कशमाला तारिक साहिबा ने किया, और इस हादसे की वजह से कम अज कम मुझे तो बहुत ज्यादा, मेरी एक होप थी, मैं उनको एक बहुत, शी वॉज अ बीकन लाइट फॉर मी, के पार्लियामेंटेरियन, अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, बहुत अच्छा बोलती हैं और जेन्युइनली एजुकेटेड है। उनकी तरफ से इस तरह की चीज जो हुई है ये बहुत बड़ा हादसा मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि जो जख्म आपके रूह पर लगता है वो जिस्म के जख्म से कहीं ज्यादा होता है। बताइए हुआ क्या किया उन्होंने, कितने पैसे लिए? जी इन्होंने 4,30,000 रुपए तकरीबन वसूल किए लोगों से, लेकिन उन्होंने वहाँ ये भी नहीं बताया कि ये सरकारी हज है। उन्होंने कहा कि जी वो आपको, हमको लेकर जा रही हैं। अब वहाँ उन्होंने फैसिलिटेट भी ठीक तरीके से नहीं किया, और इतनी दूर वो जगह थी जहाँ उन्होंने हमको रखा, तकरीबन इट वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम दी हरम। और लोगों के बेचारे, एक जोड़ा जो हमारे साथ एक पेयर था मियाँ बीवी, वो एक अपनी बीवी की चूड़ियां बेचकर और अपनी गाड़ी बेचकर वो लोग उन्होंने हज किया। उनकी पता नहीं क्या मजबूरी होगी। इसी तरह हर साल ऐसा होता रहा होगा, लेकिन इस साल चूंकि ये पकड़ा गया है मामला तो ये सामने आ गया। अब रहा जो खुर्शीद साहब के बारे में आपने कहा कि वो 300 लोग लेके गए थे, तो वहां हमें कशमाला ने यही बताया कि देखिए ये 300 आदमियों को फ्री लेकर आए, लेकिन वापस आकर पाकिस्तान में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हज से इसको कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्री तो नहीं कोई भी गया है, हर आदमी ने अपनी पेमेंट की है। सवाल ये है कि ये जो आखिर में जो बच जाती हैं सीटें, बैलेट जिन्होंने किया होता है और बैलेट में उनका नाम नहीं आता, तो मैं समझती हूँ कि इसको भी एडवर्टाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि वो MNAs को और VVIPs को वो हिस्सा दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो इन्होंने आखिर में बात की है ना कि ये जब कोटा ख़त्म कर दिया गया तो कोटा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कशमाला साहबा के बारे में बात की तो हमने उनसे कोशिश भी की राब्ते की, मेरी रात उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी, उनको ईमेल भी दी। हम ये चाह रहे थे कि वो भी प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ दें। हम फिर उनसे ये कहते हैं कि उनके लिए ये प्रोग्राम हाजिर है। ये जो नसीम साहबा ने इल्ज़ाम लगाया है वो इस प्रोग्राम में आए और आकर अगर वो अपनी कोई भी वजाहत देना चाहें तो विल बी वेरी हैप्पी कि वो आवाम के सामने अपनी वजाहत वजाहत करें आके हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और हम आखिर पे बात नहीं कर सके। और खुशखबरी तो दे देना आवाम को। खुशखबरी तो आवाम ने सुन लिया, मगर आज हम आखिर पे बात करना इसलिए चाहते थे कि ये जो एक इसकी रिसर्जेंस हमें नज़र आती है और आज फिर एशियन स्टाइल में हमें आखिर नज़र आई, तो एक बड़ा एक खुशी की खबर कभी गाह आती है हमारे पास। अगर हम चलें फिर कभी बात। लेकिन इसमें एक मैं सिर्फ बात करूंगा कि कासिम जिया साहब के पास मैं अक्सर जाता हूं क्योंकि बड़े वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मुझे फिगर बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का टोटल बजट 50 लाख रुपए है। टोटल बजट आप मुझे और इस 50 लाख रुपए में उन्होंने दौरे भी अरेंज करने हैं, जो गेस्ट आने हैं उनको भी अकोमोडेट करना है, खिलाड़ियों को भी। तो अगर हॉकी को वाकई आप बेहतर बनाना चाहते हैं, कासिम जिया जैसे आदमी को आपने बनाया वहां पर, तो यार आप फंड में इजाफा करें, उन्हें कोई पैसे दें जिससे जो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसको वो सामने आए। सही, लेकिन अच्छी खबर तो यह है कि पाकिस्तान जर्मनी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। और इसी अच्छी खबर के साथ आप हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।